हेलो साथियों, सिलेक्शन वाला पे स्वागत है। मैं सुमित आज आपको बताने वाला हूं बांग्लादेश के इतिहास के बारे में। हमारे देश का सबसे प्रमुख इतिहास और पड़ोसी देश का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, बांग्लादेश का इतिहास देखिए। पहले बांग्लादेश का मैप कैसे था। बांग्लादेश में आपको यहां पे बिहार भी था। यहां पे क्या था? बिहार। यहां पे बिहार भी शामिल था। क्या शामिल था? बिहार। बंगाल, यहां से बंगाल भी था। पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? बंगाल, पश्चिम बंगाल। और बर्मा का रीजन मिलके ये बर्मा का रीजन पहले सब में, तो इसी को हम लोग बंगाल कहते थे। क्या कहते थे? अंग्रेज सब इसे बंगाल कहते थे। बर्मा का रीजन भी शामिल था। तो 1765 में ये आपका बांग्लादेश का ऐसे मैप होता था। बांग्लादेश नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ये समझिए बंगाल का मैप ऐसे था। यानी 1765 में इसे क्या कहते थे? बंगाल कहते थे। चलिए, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में बंगाल में, नॉट बांग्लादेश में। ठीक है, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। तब देखिए कहानी कैसे कैसे बदलता है। 1946 में नोआखाली का दंगा हुआ। 1946 में नोआखाली का दंगा हुआ। इसी दंगा का कारण क्या था? हिंदू मुसलमान कंट्रोवर्सी था। भारत का एक हिस्सा हिंदू और मुस्लिम दंगों के बीच जूझ रहा था। भारत का एक हिस्सा मुस्लिम और हिंदू दंगों के बीच जूझ रहा था। क्यों जूझ रहा था? कि यहाँ पे अली जिन्ना साहब ने अपना कांड कर दिए थे। मुस्लिम लीग अपना काम कर दिया था। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी का शुरुआत जिन्ना से नहीं हुआ था। मार्ले मिंटो का जो सुधार हुआ था ना, मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो 1909 में, यहीं पे इसी ने, मार्ले साहब ने, मिंटो साहब ने क्या किया था कि मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा कर दी थी, सांप्रदायिक निर्वाचन। और इन्होंने अपने बुक में लिखा है कि हमने सांप के मुंह में विष के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। और वो अंग्रेजों के द्वारा ही वो सांप के मुंह में विष के दांत, ये मार्ले मिंटो का कहा कथनाम है कि हमने सांप के मुंह में विष का दांत बो दिया है, अब इसका परिणाम घातक होगा। धीरे धीरे इसने क्या किया? अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को, अली जिन्ना को प्रेफरेंस देना शुरू किया और अपने मांगों की तरफ अपना एक डमी नेता बनाया जो दंगा का कारण बना। जैसे अंग्रेजों की शुरू की नीति क्या थी? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। अब देखिए, नोआखाली का जब दंगा हुआ तो सोचिए, महात्मा गांधी जो इतने बड़े नेता, अहिंसा के पुजारी, भाषण देते रह गए, लेकिन दंगा इतना था कि जल्दी रुक नहीं रहा था। उनको वहां पे जाकर दंगा के लिए लोगों को समझाना पड़ा था, फिर भी दंगा नहीं रुका था। बहुत मुश्किल से दंगा रुका था। उस टाइम का बात बता रहे हैं, 1946 का। तो ये अंग्रेजों द्वारा जो बोया गया विष के दांत है, सो अब डसना शुरू कर दिया था। और ये पाकिस्तान का निर्माण ये उन्हीं का देन है, जिन्ना का देना। और जिन्ना किसके पिट्ठू थे? अंग्रेजों के पिट्ठू थे, कि उन्होंने मुस्लिम कंट्री का मांग किया। और जिन्ना और उनके रिलेटेड जो भी ग्रुप थे ना, वो एक नंबर के धार्मिक और स्वार्थी व्यक्ति थे। धर्म के नाम पे जो दंगा करते हैं, वो कभी व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है कि कहता है कि हम अहिंसा करो, बर्बरता करो, किसी को मारो पीटो। ये लोग स्वार्थी लोगों के ग्रुप थे। ठीक है, तो भारत का एक बड़ा हिस्सा हिंदू मुस्लिम दंगों से जूझ रहा था। और देखिए, गांधी जी का कितना बड़ा रोल है उनके सिद्धांत का, को हमारे वर्ल्ड के, हमारे देश के नहीं, वर्ल्ड के डायनेमिक फिगर को चेंज कर दिए। आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1947 से 1955 के बीच के समय बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। देखिए, बांग्लादेश को जो आज हम नाम से जानते हैं वह नाम से नहीं, 1947 से 1955 के बीच बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था और 1955 से 1971 के समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब कोई आदमी 1947 से 48 में जन्म होगा या 1950 में, तो इसको बांग्लादेश नहीं कहता था, कहता था ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। यही इसी को ईस्ट बंगाल, इसी को ईस्ट बंगाल का मैप ऐसा ही हुआ करता था, ईस्ट बंगाल। और 1955 से 71 वर्ष, 1955 से 1971 तक इसे ईस्ट पाकिस्तान, ये चूंकि पाकिस्तान का हिस्सा था इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। अब देखिए कि बांग्लादेश को स्वतंत्र होने या इतना आंदोलन चलने का मुख्य कारण था कि यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र किनारा, नदी है सब, तो यहाँ जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, पूरा रेवेन्यू अच्छा आता था, पैसा कुछ अच्छा आता था और सारे ये पाकिस्तान में चले जाते थे। यहाँ से जितना रेवेन्यू पैसा आता था किसके पास चल जाता था? पाकिस्तान सबके पास, पाकिस्तान सबके पास चले जाता था। एक तरह से यह पाकिस्तान का कॉलोनी था। इसके बदले में इनको कुछ नहीं फायदा होता था। रेवेन्यू कहां चला जाता था? जैसे यहां का रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब पैसा, आमदनी सीधे पाकिस्तान वाले ले लेते थे, पाकिस्तान का गवर्नमेंट, और यहाँ के लिए लोगों को कोई ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे जीना है जियो, जैसे मरना है मरो। इसीलिए भुखमरी का संख्या ज्यादा था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही हुआ मुख्य बांग्लादेश के अलग होने का कारण पाकिस्तान से। इसको क्या जाना जाता था पहले? ईस्ट पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या हुआ कंट्रोवर्सी कि 1959 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? आयूब खान। इनको पहचान लीजिए, आयूब खान, ठीक है, राष्ट्रपति बने मोहम्मद आयूब खान। अब यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाता है। तो जब मोहम्मद आयूब खान बने तो इन्होंने सप्रेशन करना शुरू कर दिया। किस पे? बांग्लादेश वासियों पे, ठीक है, उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो ये है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के स्वतंत्रता में, ठीक है। बांग्लादेश के निर्माण में, बांग्लादेश के निर्माण में इनका बहुत बड़ा हाथ था। मुजीबुर रहमान आयूब खान के मुजीबुर रहमान ने आयूब खान के 6 पॉइंट मूवमेंट पे लाया टेबल पे, ठीक है। तो 6 पॉइंट मूवमेंट का ये कहते जून 1996 में 6 पॉइंट मूवमेंट, ठीक है, हुआ था। अब ये 6 पॉइंट मूवमेंट क्या था कि हमको सिर्फ आप विदेशी नीति को ही कंट्रोल कीजिए और सुरक्षा देखिए, बाकी हमको अपने स्टेट का दर्जा दीजिए, यहाँ के रेवेन्यू यहीं रहेंगे, अपना गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करेंगे। इस तरह के 6 पॉइंट, इससे इंडिपेंडेंट मतलब एक स्टेट का लगभग दर्जा हो जाता। तो 6 पॉइंट मूवमेंट के कारण काफी फेमस हुए और इस फेमस के कारण इन्होंने वहां के आवाम को जुटाया। देखिए ये है मुजीबुर रहमान यहाँ पे भाषण दे रहे हैं और ये 6 पॉइंट मूवमेंट को सबको पूरे वहां के जनता को एकत्र किया। लेकिन आयूब खान ने क्या किया? आयूब खान ने इनके प्रस्तावों को नहीं माना, मतलब माना भी और नहीं माना। टेबल के लिए बात पर बुलाए लेकिन इनके बातों को न माना गया। मुजीबुर रहमान के मुजीब के द्वारा प्रस्तावित 6 सूत्री मांग को पूर्वी पाकिस्तान के जनता में व्यापक रूप से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें यह पाकिस्तान प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, मतलब पाकिस्तान प्रांतों से अधिक स्वायत्तता प्राप्त करता है, प्रदान करता है। 1968 में गिरफ्तार हुए मुजीबुर रहमान और 34 लोग। क्या क्या? आयूब खान इसमें पहले है ना, पाकिस्तान में कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चुना जाता है, या तो कोई सत्ता पलट देता है और न तो कोई भी सैन्य अधिकारी शासन कर लेता है। क्यों? कि जो पाकिस्तान का जन्म जो हुआ ना, उस स्वार्थ के नीति पे हुआ। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी किस पे थे? सत्य
और अहिंसा। अहिंसा ये पाकिस्तानिया सब क्या करता है, धर्म के नाम पे दंगा करेगा, धर्म के नाम पे। तो धर्म के नाम पे दंगा करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक हो ही नहीं हो सकता है। वो किसी भी कम्युनिटी के से क्यों ना आए, किसी भी धर्म के नाम पे दंगा करने वाला व्यक्ति कभी भी उस धर्म का धार्मिक हो ही नहीं सकता है। उसे दंगाई कह सकते हैं या उसे एक्सट्रीमिस्ट या आतंकवाद कहा जा सकता है। वो उसको धर्म से लेना देना नहीं रहता है, उसको अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। चूंकि आप ये महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, तो इन्होंने इस बेस पे इंडिया को खड़ा किया, इसका बुनियादी ढांचा है। लेकिन ना पाकिस्तान ना सत्य को मानता है ना अहिंसा को। जब सत्य और अहिंसा को नहीं मानता है तो बार बार मिलिट्री शासन आ जाता है बंदूक के दम पे, क्योंकि उसका बेस ही था कि हमको शासन करना है, राज करना है, उसको लोग से कोई मतलब नहीं। आज भी बहुत सारा भ्रष्टाचार पाकिस्तान में बहुत होता है, आज भी कंपटीशन करेगा इंडिया से। तुम बेईमान आदमी सब किसी तरह देश बनाया धर्म का लालच देके। कोई थोड़े ना चाहता है कि धार्मिक मामलों पे हम देश बना दें। दो तरह का रेजिम होता है, एक धार्मिक प्रधान देश होता है, धर्म के जिसमें प्रधान होता है, एक आपको एक जैसे हम लोग का धर्म निरपेक्ष होता है, जिसमें धर्म निरपेक्ष सबको समान रूप से दिया जाता है। तो धर्म निरपेक्ष देश का यह खासियत है कि सबको मतलब एक समान देखा जाएगा, आप किसी से कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हैं। ये धर्म के हिसाब से हिंसा करेंगे, जहां अशांति होगा वहां कहां से समृद्धि होगा। चलिए इसके बारे में आगे बताएंगे। तो मुजीबुर रहमान का प्रस्ताव 6 सूत्री मांगों से पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने व्यापक रूप से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान प्रांतों के लिए अधिक स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने पाकिस्तान प्रांतों के लिए अधिक स्वतंत्रता से प्रस्ताव रखा था। अब है 1968 में मुजीबुर रहमान गिरफ्तार किया। किनके आदेश पे गिरफ्तार हुआ? मोहम्मद यायूब खान के द्वार पे, इनके आदेश पे। कौन? आयूब खान के आदेश पे ये मुजीबुर रहमान गिरफ्तार हो गया। अब मुजीबुर रहमान जब गिरफ्तार हो गए तो बांग्लादेश में कोई नेता नहीं बचा था और ये गलती कर दिए कि इन्होंने सैन्य शासन लागू कर दिया पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को पे। तो 1968 में छात्र आंदोलन वर्सेस पाकिस्तानी सेना शासन हुआ। छात्र आंदोलन वर्सेस पाकिस्तानी सेना शासन के विरुद्ध आंदोलन हुआ, काफी उग्र आंदोलन हुआ, जिसके कारण मुजीबुर रहमान की रिहाई हुई और आयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। जैसे अभी के समय में आपको शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। तो छात्र जो होता है ना, छात्र जो होता है किसी भी राष्ट्र का क्या होता है? भविष्य होता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है। ये शिक्षित रहेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने समाज के बारे में सोचेगा। इसीलिए छात्र आंदोलन या छात्र मूवमेंट होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की कहानी है। तो पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र आया ही नहीं, इस बात को मान के चलिए आप। तो आयूब खान का इस्तीफा हो जाता है और पाकिस्तान में आयूब खान के शासन के अंत के बाद अब ये 69 में इस्तीफा दे देते हैं। कब देते हैं? शायद 69 में, 1969 में हुआ। तो मुजीबुर रहमान की रिहाई भी हुई और 1917 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। क्या हुआ? 1970 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। 1970 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। तो 1970 के चुनाव में अवामी लीग किनकी पार्टी है? तो इनकी पार्टी है। किनकी पार्टी है? बंग बंधु की। बंग बंधु, इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बंग बंधु देखिए यहां पे है, मुजीबुर रहमान बंग बंधु, इनको बंग बंधु के भी नाम से जाना जाता है। तो ये बंग बंधु की रिहाई हुई और 1970 के चुनाव में अवामी लीग ने नेशनल असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान के 169 सीटों में से 167 यानी 167 सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के 138 सीटों में से कुछ नहीं जीत पाया। ठीक है, नहीं जीत पाए। इससे पूर्वी पाकिस्तान में 300 प्रांतीय विधानसभा का भी एक इलेक्शन होता है, एक लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो वही प्रांतीय विधानसभा 288 सीट जीत गया। कितना सीट जीता? 288 जीता।
तो पाकिस्तानी पीपुल पार्टी, ये पाकिस्तानी पीपुल पार्टी किसके है? जुल्फिकार महोदय का, ये जुल्फिकार अली भुट्टो महोदय का ये पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी रहा था, जो 81 सीटें जीती सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से। इनका पूर्वी पाकिस्तान में सुपड़ा साफ हो गया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख थे। कौन से? तो पाकिस्तान पीपुल पार्टी, पीपीपी, यानी ट्रिपल पी, इसको क्या कहेंगे? पीपीपी, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये सब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे। ये सब आज भी बलूचिस्तान का विद्रोह चलिए रहा है। आप शासन में आइएगा, अपने जनता का ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको जरूरत चीज को मुहैया नहीं कराइएगा, बेसिक नीड नहीं पूरा कीजिएगा, तो जनता क्या करेगा? विद्रोह ही ना करेगा। यही करना है। जब भी फाइनेंशियल गैप, जब भी पैसा का गैप, यहाँ पे जगह नहीं है, जब भी पैसा का गैप है ना, जब बढ़ जाता है, दंगा या कभी भी क्रांति कब होती है मालूम है? क्रांति तब होती है जब एक ही समाज या एक ही देश के लोगों में दो टाइप के लोगों का जन्म होता है, एक अधिक पैसा वाला और एक बहुत गरीब। ठीक है, जब गरीब अमीर का गैप बढ़ जाता है, यानी अमीर गरीब का ये जब गैप बढ़ जाएगा, अमीर गरीब का गैप, देखिए ये अमीर है सब, ये गरीब है, तो इसका जब गैप बढ़ जाएगा, जब ये गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये गुस्सा के अटैक करेंगे, मरता क्या न करता। जब हम देख रहे हैं कि आगे के पास संसाधन है, इन्होंने जबरदस्ती किसी विधि से सरकार से मिलके या कुछ करके तेल बेल करके पैसा अधिक इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए पूंजीवाद का हमेशा विरोध होता रहा है और समाजवाद का उदय हुआ। तब दो ग्रुप बनता है, जब दो ग्रुप में बनता है तो वहां पे दंगा फसाद या फिर उस सरकार के शासन का अंत होता है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़िएगा ना तो ऐसे ही सब हुआ था। इसीलिए सरकार का मुख्य काम है कि जो आय का जो बंटवारा है, मतलब जो आय हो उसमें गरीब और अमीर के बीच पैसे का गैप की खाई को भरे। ये अमीर और ये गरीब, ठीक है, यह है गरीब। अमीर और गरीब के बीच जो खाई है इसको भरने का काम करे। अगर ये नहीं भरेगा तो ये इस पे हावी हो जाएगा, बाकी दंगा विद्रोह फसाद के नाम पे। क्या कि ये तो मरता क्या ना करता। तो ये अमीरी और गरीबी के बीच को खाई को भरना, यानी जो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में ही लिखा गया है कि सरकार पैसे का ऐसा प्रबंधन करे कि सबको समान रूप से वितरण हो, यानी पैसे का कंसंट्रेशन नहीं हो एक खास आदमी के पास। जैसे अंबानी और रानी के पास पैसा का कंसंट्रेशन है, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था लगाए कि पैसा का कंसंट्रेशन इतना भी अधिक ना हो कि एक वर्ग साफ गरीब और एक वर्ग साफ अमीर। औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन पैसा का जो गैपिंग है, यानी गरीब और अमीर के बीच, वो डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस नहीं बिगड़े, वो भी अच्छे से जिए और ये भी अच्छे से जिए, यही सरकार का काम है। इसी से सरकार का काम निर्धारित होता है। हाँ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान, ये ठीक है, ये इलेक्शन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे। ये और ये वहाँ के गवर्नर जनरल थे। ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का कोई भी आदमी रिप्रेजेंट करे पूरे पाकिस्तान को। तो इन्होंने क्या किया, रजाकार पारामिलिट्री, ठीक है, ये रजाकार पारामिलिट्री जो इनके समर्थक थे, किनके समर्थक थे, इनके समर्थक थे, होता नहीं है ग्रुप में कुछ। ये क्या किए कि बांग्लादेश में हिंसा बहुत सारे स्टार्ट किए। 71 में स्टार्ट ऑपरेशन सर्च लाइट, इन्हीं के मदद से ऑपरेशन सर्च लाइट, क्योंकि इसका कलर चेंज कर देते हैं।
इसमें ऑपरेशन देखिए स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्च लाइट। ये ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था, एक लार्ज मास कैम्प यानी बहुत बड़ा हत्या कांड था। अब सुनिए क्या कहते हैं रजाकार पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री किसे कहते हैं, भाड़े का मिलिट्री, स्वतंत्र मिलिट्री, ठीक है, भाड़े का मिलिट्री को इतना जेनोसाइड किया था मिलके, लाखों लाख, जहां ना तहां देखो लाशें लाश दिखा था, ठीक है, इस लाश यहां भी लाश, लगभग इन्हीं रजाकार पैरामिलिट्री ने लगभग 2.5 से 3 लाख महिलाओं का रेप किया गया था, मास्कर रेप हुआ था जहां न तहां। देखिए ये एक्चुअली ऑफिशियल मिलिट्री नहीं थे रजाकार, ये रजाकार जो ये रजाकार पैरामिलिट्री थे ये ऑफिशियल मिलिट्री नहीं थे, ये समर्थक थे। किनके समर्थक थे, इनके जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान के समर्थक थे। अब इसको तो छूट मिल गया कि खूब लूटपाट करो, एक तरह से गुंडाई समझिए कि गुंडा लोग खूब लूटपाट करो, जो मन मर्जी आओ, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है तो जिसको जो मन का है उसको तंग करना शुरू कर देगा। तो क्या किया, उसी तरह इसको तो छूट मिल गया कि तुमको जो बुझा है सो करो। तो ये भाड़े के सिपाही टाइप के थे, ये पाकिस्तान के सपोर्ट के आधार पे बहुत सारे मास्कर किए, सबको डराए, लूटपाट किए और रेप उप किए। उसी समय एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट यानी घटना होता है, ढाका यूनिवर्सिटी मास्कर। 1971 में ढाका यूनिवर्सिटी मास्कर हो गया था, मतलब ढाका यूनिवर्सिटी में हत्याकांड। अब ये पढ़े लिखे और जिनका आवाज दुनिया सुने उन लोगों पे अटैक कर दिए। तो आज भी ढाका यूनिवर्सिटी में जो वहां पे मरे हैं उनके स्मारक है, स्मारक देखिए, स्मारक है, हम हट जाते हैं, देखिए स्मारक है, स्मारक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए अवामी लीग के नेताओं ने भारत में शरण लेकर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ऐसे ही युद्ध का नेतृत्व नहीं था, अभी भी मुजीबुर रहमान गिरफ्तार ही है, उनको छोड़ा नहीं गया था, फिर पकड़ लिया था। देखिए कहां पकड़ा था, नेता शेख मुजीबुर रहमान को, मुजीब को 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बांग्लादेशी लोगों ने 9 महीने तक खुद को मुक्त रखने की लड़ाई जारी रखी। तो ये जगजीत सिंह अरोड़ा, इंडियन, दैट इज इंडियन, ये जगजीत सिंह अरोड़ा और ये आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ठीक है, ये पूर्वी पाकिस्तान के जनरल थे। इन्होंने देखा कि हमारे देश का तो हालत खराब हो गया है, तो पाकिस्तान से मदद आई। ये थे समर्थक किसके, वहां के जनता के, अवामी लीग के समर्थक थे। तो इन्होंने इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और दोनों मिलके पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवाया और भारतीय आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को कंट्रोल दे दिया। अब देखिए हम लोग के पास मात्र 2 से 3,000 सैनिक था और पाकिस्तान के पास 25 से 30,000 सैनिक था। 25 से कितना हजार था, 30,000 सैनिक, 25 से 30,000 सैनिक था। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा सबसे बड़ी घटना थी कि इतने बड़े सैनिक को किस स्ट्रेटेजी से इंडिया लड़ा कि 2-3 हजार सैनिकों ने 25 से 30 हजार सैनिकों सरेंडर करा दिया। और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि इतने बड़े मात्रा में किसी देश के सैनिक ने सरेंडर किया था। तो सरेंडर किया तो इंडियन के साथ क्या थे, मुक्ति वाहिनी जो चाहते थे, वहां पे एक ऐसे ग्रुप थे जो रजाकार, 2 ग्रुप था, यहां ध्यान दीजिएगा, एक था रजाकार जो इनके समर्थक थे और एक मुक्ति वाहिनी, बंगला मुक्ति वाहिनी, वो चाहते थे कि हमारा एक अलग देश बने। तो मुक्ति वाहिनी को कंट्रोल दे दिया और वहां से चले आए इंडियन आर्मी। अब देखिए 16 दिसंबर 1971 के जीत के बाद पार्टी ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी पार्टी ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय सरकार बनाई 1971 में। बांग्लादेश देखिए यहां से
सब इंडिया सब कंट्रोल किया। कहाँ से आया कहाँ से गया, देखिए 1971 में बांग्लादेश। नेक्स्ट, अब देखिए 1972 में शेख मुजीबुर रहमान छूट के आए और अपने पार्टी का नाम बदलकर अवामी लीग कर दिया। ठीक है, अवामी लीग अपने पार्टी का नाम बदलकर कर दिया। और 1974 में भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? 1974 में भयंकर अकाल पड़ा। जब 1974 में देखिए इनका किस्मत खराब था। अब देखिए इतना संघर्ष से कोई देश गुजरेगा, यहाँ दंगा वहाँ दंगा, तो निश्चित है कि इसका इकोनॉमिक पैटर्न बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होगा ही। उस समय जैसे चोट लगता है ना तो उस समय दर्द नहीं होता है, उसका दर्द एक दिन दो दिन बाद होता है। तो इसी तरह है दंगा फसाद का यही परिणाम होता है, सब जगह यही थ्योरी काम करता है। तो 1974 में मिसमैनेजमेंट के कारण इनका किस्मत खराब था, भयंकर अकाल पड़ा। लेकिन मुजीबुर रहमान जो थे, मुजीब थे, बंग बंधु थे, वो इलेक्ट्रिसिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपको औद्योगिकरण पे, रोड पे, इस सब पे बहुत काम किए थे, बहुत सपोर्ट किए थे बांग्लादेश को ऊपर उठाने में। कृषि पे बहुत ध्यान दिए थे। अब हुआ कि 1975 में जूनियर ऑफिशियल द्वारा, जूनियर ऑफिशियल कौन थे? जियाउर रहमान। ठीक है, जियाउर रहमान ये महाशय मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दिए। मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या, वो भी प्रेसिडेंट हाउस में घुस के। संजोग से इनकी दो बेटी शेख हसीना और एक बेटी वो संजोग से बच गई। कैसे? क्यों? तो वो जर्मनी में वो थी अपने हस्बैंड के साथ और जर्मनी में रह रही थी। इनको भी बचाने में भारतीय राव का बहुत बड़ा हाथ रहा था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन रहा था। तो ये फाउंड किए थे बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी। ये बीएनपी नाम याद रखिएगा, बहुत आगे काम आएगा ये बीएनपी। अब देखिए क्या हुआ था कि जियाउर रहमान जब आए तो देखिए मुजीबुर रहमान जो थे यानी बंग बंधु का दो ही फाउंडेशन, मतलब आजादी का देश का फाउंडेशन क्या था? भाषा था, एक भाषा था और धर्मनिरपेक्षता था। क्या था? धर्मनिरपेक्षता, इंडिया की तरह धर्म निरपेक्षता था, ये सिद्धांत था। लेकिन ये महाशय पाकिस्तान के संगत में आके, किसके संगत में आके? पाकिस्तान के संगत में आके ये प्रो इस्लामिक, ये क्या थे? प्रो इस्लामिक कौन थे? हो गए प्रो इस्लामिक। यही प्रो इस्लामिक कि ये धर्म की राजनीति करने लगे। ये बीएनपी क्या करने लगा? धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति ये बीएनपी वाले करने लगे, धर्म की राजनीति। तो जियाउर रहमान के थे, यही कारण है कि इनका शासनकाल कब तक था? इस्लाम बेस्ड नेशनलिज्म। ठीक है, इस्लाम बेस्ड नेशनलिज्म करने किसे? तब पाकिस्तान के संगत में आके। ये थे धर्मनिरपेक्ष। इसीलिए इंडिया चाहता है कि अवामी लीग की सरकार रहे कि बगल में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, तो पाकिस्तान वाला जो मुस्लिम राष्ट्र है वो हमको तंग नहीं करेगा और शांति और सौहार्द के साथ हम लोग विकास करेंगे। तो इनका शासनकाल 1975 से 81 में भी इनको भी मार दिया सब। ठीक है, ये क्या थे? ये सैन्य अधिकारी थे, बहुत जनरल के पद पे थे। ठीक है, जनरल के पद यानी 1975 के बाद सैन्य शासन यही लगाए थे बांग्लादेश का ही। जैसे पाकिस्तान में होता है वही कहानी बांग्लादेश में हुआ, तो अभी तक प्रगति नहीं किया बांग्लादेश। नेक्स्ट, अब था लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। अब इरशाद साहब की एंट्री होती है। लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को देखिए। अब इरशाद साहब की एंट्री होती है। इनका शासनकाल 1981 से 1990 तक था। अब पीछे जाते हैं। ये जो 1975 के बाद 1981 तक शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरण के लिए दिल्ली में रही थी। राजनीतिक शरण पे मांगी थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो राजनीतिक शरणार्थी के तौर पे दिल्ली में कहां से कहां तक 6 साल तक
75 से जब इनका हत्या हो गया, शेख हसीना के जब पिता का हत्या हो गया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस देश के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, इतना किया, उन्हीं के देशों में उनके पिता की हत्या हो गई। तो 1975 के बाद देखिए, एक नेता, एक सच्चा नेता, अच्छा नेता कितना सहता है। देखिए 1975 से 1981, 75 से 81 तक, महाराज 81 तक कभी वो आप बांग्लादेश में आए ही नहीं। वो हमारे देश में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पे निवास कर रही थी। इसका समर्थन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में किया था। तो लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का शासनकाल कहां से कहां तक था? 1981 से 1990 तक, ठीक है। यूनियन ने 1985 में डेमोक्रेटिक विलेज काउंसिल की स्थापना की। यही थे ट्रू डेमोक्रेटिक बांग्लादेश में लाने वाले थे ये सैन्य अधिकारी, लेकिन ये थोड़ा समझदार थे। सब में से एगो नहीं होता समझदार। तो ये इरशाद मोहम्मद ने ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म लाने के लिए थे। तो ब्रिंग ए ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है। जनता कभी भी चाहती है कि डेमोक्रेसी शासन हो, किसी धर्म का शासन नहीं हो। जनता किसी भी हालत में नहीं चाहती है। यही कारण था। और ये संस्थापक थे किसके? तो जातीय पार्टी के। किसके संस्थापक थे? जातीय पार्टी के। इसीलिए 1986 के चुनाव में ये जीत गए। जातीय पार्टी के संस्थापक पूछ देगा कि बांग्लादेश में जातीय पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद या मोहम्मद इरशाद, ठीक है। तो 1986 में के चुनाव में जातीय पार्टी की बम्पर जीत हो जाती है। तो इन्होंने शासन किया 90 तक। अब 90 तक इनको भी हटा दिया। अब देखो ये खालिद जिया। अब ये खालिद जिया कौन है? ये कहां से टपक पड़ी? तो खालिद जिया का मूल इनमें समाया हुआ है। किसमें है? खालिद जिया, हाँ, इनकी वाइफ थी। इनकी किसकी? जियाउर रहमान की वाइफ। तो खालिद जिया थी जियाउर रहमान की वाइफ। ये क्या थी? रहमान की वाइफ थी। क्या थी? वाइफ थी। जियाउर रहमान की ये वाइफ थी। अब देखिए यहां से जो बांग्लादेश के शासन में जो है ना, ये बांग्लादेश दो बेगमों की लड़ाई में बदल गया। अब कैसे दो बेगम कहा गया है? बांग्लादेश की दो बेगमों की लड़ाई। ये है शेख हसीना साहिबा, जो किनकी पुत्री है? बंगबंधु की। और ये है खालिद जिया, जो किनकी वाइफ है? जियाउर रहमान की। तो जियाउर रहमान की वाइफ है। तो ये इनका शासनकाल, ये क्या किए कि हम डेमोक्रेटिक, जनता भी उब गई थी। ये तो इरशाद साहब इरशाद कहें कि हम डेमोक्रेटिक के लिए हम काम करेंगे, लेकिन ये पूर्णतः डेमोक्रेटिक नहीं ला पाए। इससे जनता उब गई। तो इन्होंने हो हंगामा किया कि नहीं, हम डेमोक्रेटिक लाएंगे, हम डेमोक्रेटिक लाएंगे। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र का शासन हम ही लाएंगे। तो अब जनता खुश हो गया, आशा का किरण जला, चलो। लेकिन ये भी प्रो इस्लामिक थी। तो 1991 से 96 तक शासन किया। और इस समय इनका समर्थन ये की थी। लेकिन 96 में क्या हुआ कि ये इनके सिद्धांत, ये प्रो इस्लामिक थी, मतलब धर्म के आधार पर शासन। तो धार्मिक कंट्री, तो इनसे फ्रैक्शन हो जाता है और ये विरोध में खड़ा हो जाती है। तो जस्ट 96 के इलेक्शन में ये आपको शेख हसीना अवामी लीग से जीत जाती है। अब देखिए पहली बार इनको शासन हाथ कब लगा था शेख हसीना को? तो 1996 से 2001 के टाइम में, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनी थी ये शेख हसीना। अब देखिए इनका शासनकाल कितना अच्छा था। ये बेगम थी, ये प्रो बीएमपी, ठीक है, बांग्लादेश क्या है? बीएमपी, बांग्लादेश नेशनल, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये प्रो इस्लामिक था। ये कभी नहीं चाहता था, सेम टू सेम इसका थिंकिंग फाउंडेशन पाकिस्तान के फाउंडेशन से मिलता है। जबकि शेख हसीना का थिंकिंग फाउंडेशन एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा कोऑपरेटिव, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और विकास की तरफ बढ़ने वाला, शांति,
ठीक है, भाषाई आधार पे, इंडिपेंडेंसी और धर्म पे, ये मूल सिद्धांत था। वहां के संस्कृति को बचाना था, सांस्कृतिक, ठीक है। मुजीबुर रहमान किसके समर्थक थे? सांस्कृतिक, वहां के सांस्कृतिक। ये लोग थोप रहा था कि नहीं उर्दू पढ़ो, उर्दू बताओ, लेकिन बांग्लादेश में मैक्सिमम लोग बांग्ला बोलते थे। तो ये भी है भाषा, धर्म निरपेक्षता और सांस्कृतिक तौर पे इन्होंने बांग्लादेश का फाउंडेशन किया। लेकिन ये साहब प्रो इस्लामी के तरफ बढ़ते गए और इनकी वाइफ की भी थिंकिंग वैसे ही रही, बदलाव सोच में नहीं हुआ। इलेक्शन तो 1991 में डेमोक्रेसी के नाम पे जीत गई, जब हम डेमोक्रेसी लाएंगे, जनता पसंद किया। इस समय नया नया थी तो इनको नहीं ध्यान दिया, बेचारी हार गई, विपक्ष में बैठी, लेकिन समर्थन की। तो शेख हसीना अवामी लीग फिर जब दोबारा इलेक्शन दी तो जनता को धोखा, अब 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिए नहीं, तो जनता तो खिसियेबे करेगा। तो यही काम किए कि हमने भूखमरी मिटा देंगे, डेमोक्रेसी ला देंगे, लेकिन खालिद जिया ने ऐसा कुछ काम इसके तरफ, इस क्षेत्र पे काम नहीं किया। तो जनता गुस्सा गई तो इनको जिता दिया शेख हसीना को। अब शेख हसीना का शासनकाल एक अच्छा शासनकाल माना जाता है बांग्लादेश के लिए। पूछिए कैसे, तो बताते हैं। शासनकाल में 1996 से लेकर 2001 तक फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनी, और शासनकाल जब 2009 में से अब तक है दूसरा शासनकाल। बीच में 1 से लेकर 9 तक खालिद जिया आ गई। क्या आ गई? खालिद जिया आ गई। तो इनका फिर शासन 2009 से लेकर अब तक है। तो इन्होंने फाउंड किया ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल किया फॉर वार ऑफ 1971। 1971 में जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई उसमें वार के लिए एक ट्रिब्यूनल फाउंड किया। अब देखिए, अब 1971 में ये रजाकार जो है, ये रजाकार पैरामिलिट्री है, ठीक है। इतना मास कैडर किया था, सब प्रो इस्लामिक था, सब ये सब रजाकार प्रो इस्लामिक था, यानी वो पाकिस्तान समर्थित था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंड किया ट्रिब्यूनल के लिए, न्याय ट्रिब्यूनल के, जिसमें विपक्षी के नेता, उसी में कोई शामिल होगा, रजाकार में कोई शामिल होगा। तो इसमें विपक्षी दोषी पाए गए, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी हुई और 17 साल की सजा हुई खालिद जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में। और विद्रोह हुआ, तब विद्रोह हुआ जब विपक्षी नेता किसी भी, कितना हो भी विपक्षी खराब क्यों ना हो, आप उसकी आवाज को, उसको आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश गांधी और सत्य और अहिंसा का देश रहा है। तो उनकी भी बातों को रखने का है, उनकी भी बातों रखने का हक है, भले उनको समझ में आए या ना आए। तो विद्रोह हुई शेख हसीना के खिलाफ, जो बाद में दबा दिया गया। अब देखिए, प्रमुख कार्य डिजिटल बांग्लादेश और विजन 2021, ये इन्हीं का देन है। इतना विकास पे ले गई, कहां भूखमरी से मर रहा था बांग्लादेश। तो कभी सैनिक शासन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, और धर्म का शासन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, वहां के जनता के लिए अच्छा नहीं होता। जनता कभी भी चाहती है कि प्रजातंत्र हो, हम सरकार को चुने और हमारे इकोनॉमिक वृद्धि के लिए काम करे। तो इन्होंने अच्छा काम किया, डिजिटल बांग्लादेश किया, ठीक है, डिजिटल बांग्लादेश, विजन 21, क्योंकि 21 में बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल पुग गया था। 21 में क्या हुआ था, 50 साल हो गया था बांग्लादेश को आजाद हुए। विजन 2041 यानी 41 का भी फाउंडेशन यही किया। अब 1909 के बाद पर कैपिटा इनकम, 1909 का, 2009 के बाद, अब 2009 के शासन में आई, बीच में तो ये जीत गई थी, क्या नाम है, खालिद जिया जीती बीच में, क्या 2001 से 2006 तक रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, बैठ के सरकारी मलाई खाती रही, प्रो इस्लामिक गुण गाती रही, और भारत से भी रिलेशन खराब हो गया। जनता तंग, आर्थिक तंगों से गुजर रही थी, और गरीब और अमीर के बीच जो पैसे की खाई थी बढ़ गई थी। इसीलिए 2009 में फिर 2006 से 2008 तक कोई सरकार नहीं रही, अंतरिम सरकार हुआ, एक समझिए नॉन परमानेंट गवर्नमेंट थी। फिर 9 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो 2009 में इलेक्शन हुआ, तो ये आपको शेख हसीना आई,
नेक्स्ट, अब 1909 के बाद 2009 के बाद पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गया। ठीक है, इनकम 3 गुना हो गया, ये 3 गुना है, 3 गुना इनकम हुआ। ग्रोथ रेट 7.8% हो गया, 81% हो गया। जो 2006 में जब खालिद जिया थी तो जीडीपी था मात्र 71 बिलियन, लेकिन 2022 आते आते इन्होंने इतना काम किया शेख हसीना ने कि 40-60 बिलियन आपको जीडीपी हो गया। 40-60 बिलियन, द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑफ साउथ एशिया, यानी इंडिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया का ये बांग्लादेश हो गया। सोचिए, एक अच्छा नेता जब काम करने पे आए तो अपने देश को कहां से कहां ले जा देता है, मैंने सेकेंड लार्जेस्ट है। 1917 में रोहिंग्या शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग के आए थे, वहां पे भी मिलिट्री शासन लागू हुआ, मारपीट सब हुआ, तो आए थे तो लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी संकट से भी निपटा। 1918 में 2017 में रोहिंग्या शरणार्थी संकट से निपटा और 2018 में बांग्लादेश मूव किया अविकसित देश से विकासशील देश के तरफ, यानी अविकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र तक ये मूव कर दिया गया, मूव हो गया। यूएन द्वारा ये कंफर्म कर दिया है कि अब ये विकासशील राष्ट्र तक है। अब देखिए, प्रमुख विद्रोह ऑफ बांग्लादेश। अब क्या गलती की थी शेख हसीना की उनको देश अपना छोड़ना पड़ा, हम बताएंगे। और इंडिया क्यों बेटर है, इंडिया के नेता क्यों इतने अच्छे हैं, यह अंतर बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। प्रमुख विद्रोह बांग्लादेश में 2009 के बाद 13 में इस्लामिक वर्सेस सेकुलर। फिर है ये इस्लामिक किससे सपोर्ट लेता है, द बीएमपी से, सॉरी बांग्लादेश पीपुल आर्मी, ये खालिद जिया वाली पार्टी, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी इस्लामिक प्रो इस्लामिक थे और सेकुलर थे। आपको सेकुलर कौन थे, ये आपको शेख हसीना की पार्टी, एक खालिद जिया की पार्टी इस्लामिक प्रो। तो दंगा हुआ 2015 में, एजुकेशन पर 10% वैट लगाया, जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट द्वारा प्रोटेस्ट किया गया तो इसको हटा दिया गया वैट एजुकेशन पे। अब देखिए, मेन शेख हसीना के फरार होने का कारण ये था कोटा रिफॉर्म। ये मुख्य है शेख हसीना को अभी वहां से बांग्लादेश से जाने का, और क्योंकि ये कोटा रिफॉर्म का क्या कंडीशन है नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। और दूसरा हुआ 2021 में कम्युनल वायलेंस हुआ, मतलब कम्युनल वायलेंस होता रहता है। और कम्युनल वायलेंस कौन कराता है, मूर्ख सब कराता है। धर्म के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो वो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ और ताकत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता है कि आप हिंसा कीजिए। अब देखिए 2024 कोटा रिफॉर्म मूवमेंट, अब यही कारण है कि इनको भागना पड़ा, किनको, शेख हसीना को। तब बांग्लादेश एंटी कोटा प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। एंटी कोटा था कि इन्होंने कोटा रिफॉर्म किया था 2013 में। किसका कहानी शुरू होता है, 2013 से। देश के लिए तो अच्छा काम किए, लेकिन कोटा रिफॉर्म मूवमेंट 2013 से, कि ये 60 रिजर्व सीट है और किसके लिए, 14% है, सॉरी 44% है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट में 44%, ठीक है। अब है 30% चिल्ड्रेन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यानी ये 30% है। 56% में जो 30% है आपको फ्रीडम फाइटर, कौन, 1971 में फ्रीडम फाइटर। मतलब कि ये शेख हसीना चाहती थी ना कि 1971 में जो फ्रीडम फाइट के उन्हीं के बच्चे ऊंचे ऊंचे पद पे रहे, और जो 44% है वो जनरल, मतलब आम लोगों के बच्चे रहे, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल या बड़े बड़े सरकारी पदों पे, ठीक है। 5% इंडिजिनियस कम्युनिटी और 10% अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब 10%। जैसे बांग्लादेश में
कुछ अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट यानी बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए 10% किया। लेकिन ये 30% जो है ना, इन्हीं यही कारण बन गया आपको शेख हसीना के वहां से सत्ता छोड़ने का। इनकी संख्या है मात्र 1 से 2%, 1 से 2%, लेकिन इनको चाहिए 30%, 1 से 2%। इनकी जो बांग्लादेश के 1971 के इंडिपेंडेंट मूवमेंट से जुड़े थे, इनकी जनसंख्या 1 से 2%, लेकिन इनको सीट मिलता है 30%। आप पूरा बांग्लादेश का जनसंख्या को मिलता है मात्र 44%। तो यही कहा कि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, दरअसल बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों और नायकों के पोते पोतियों को सरकारी पद पर आरक्षण मिलता था। इनमें से कुछ पद महिलाओं के लिए 10% आरक्षण के लिए हैवे करे, 10% वुमेन के लिए दिया है यहाँ पे, ठीक है, 10% वुमेन के लिए। इनकी संख्या कितनी थी? 1 से 2%। तो 10% महिलाओं को दिया, दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण को लेकर छात्र का मानना है कि यह भेदभावपूर्ण है। अब 1-2% जिसका जनसंख्या है उसको आप 30% आरक्षण दीजिएगा, और जो जिसका जनसंख्या 95% है वो 44% में, तो बोला कि भेदभावपूर्ण है, आप इसको कम कीजिए। तो यही बात है कि किसी भी समाज में लड़ाई तब होती है जब भेदभाव आता है, या किसी भी धार्मिक कम्युनिटी या किसी भी समाज, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी हो, अगर उनके ग्रुप्स के साथ भेदभाव किया जाएगा, उनके ग्रुप के साथ भेदभाव किया जाएगा तो क्या होगा? उनके ग्रुप के साथ भेदभाव किया जाएगा तो लड़ाई होगी, वही ना लड़ाई होगी। आपस में जब भेदभाव किया जाएगा तो लड़ाई होगी। यही कारण है कि यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया कि आप एक तरफ मलाई खा रहे हैं, हमको उसका चटनी भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो यही 44% है जो 95% जनसंख्या का कि नहीं आप हमको आरक्षण बढ़ाइए, इसका कम कीजिए आरक्षण 30%। तो ये बात नहीं मानी शेख हसीना, और इन्होंने पुनः हिंसा का रास्ता अपनाया, स्टूडेंट को गोली मरवाया, इधर आपको और हत्या कराया, मन आंदोलन दबाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट करते रहा तो बांग्लादेश के आर्मी ने कहा कि स्टूडेंट का मांग जायज है, आप जो 30% मलाई खा रहे हैं सो संभव नहीं, आपकी जनसंख्या मात्र 1 से 2% है, आप इतना परसेंट ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो सही ठहरा, और आर्मी ने, बांग्लादेश के आर्मी ने वहाँ के स्टूडेंट्स पे गोली चलाने से मना कर दिया। तो इसके एवज में शेख हसीना को कहा गया कि आप 45 मिनट में देश छोड़कर चले जाइए, हम नहीं तो आप नहीं बचेंगी। ये अब आप हमको कमेंट में बताइएगा कि अभी जो फिलहाल वर्तमान में बांग्लादेश के प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल कौन है। अब देखिए यहाँ का स्टूडेंट इतना होशियार हो गया पढ़ लिख कर कि कहा कि सैन्य शासन नहीं लागू होगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, चुनाव होगा और तब सरकार होगा, तब सरकार चलेगी, सैन्य शासन हम स्वीकार नहीं करेंगे, स्टूडेंट का कहना है। देखिए पहले शिक्षा नहीं था बांग्लादेश में तो किसी तरह दबा दिया था, लेकिन अब तो इतने साल में शिक्षित हुआ तो सैन्य शासन का विरोध होने लगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी सब इतना बकलेल सब है, पाकिस्तानिया सब, कि अभी में सैन्य सब मूर्ख बना के शासन करने लगता है, समझे। तो यहाँ पे अगर शेख हसीना अपना बड़ा दिल दिखाती, सत्य और अहिंसा के रास्ता पे, गांधी जी के रास्ता पे चलती, और नेहरू जी के समाजवाद के रास्ता पे चलती कि नहीं, जो मतलब कि जितना संसाधन है उसमें सब व्यक्ति का हक मिलना चाहिए, तो ये अपना परसेंटेज घटा देती और इसमें जोड़ देती, ये 44% में जोड़ देती, ये 10% अपने लिए रखती, 20% इसको दे देती वहां के जनता को, तो जनता इतना प्रोटेस्ट नहीं करता और पुनः यह जीत जाती।
पुनः यह जीत जाती, जनता भी खुश हो जाता और बांग्लादेश भी विकास होता रहता। लेकिन आपको बता देते हैं, शांति के बाद ही समृद्धि आती है। तो ये आपको 2009 से जो ये 2009 से अब तक ये है, इस बीच में कई बार इन पर आरोप लगा कि आपने गलत तरीका से आपने सत्ता हासिल किया है। विपक्षी दल ये आरोप लगा कि नहीं, आपने बेईमानी करके चुनाव जीता है। लेकिन इनका काम इतना अच्छा था कि ये जनता के सपोर्ट में रही, तो विपक्षी पार्टी ने कुछ नहीं कर पाया। तो शांति व्यवस्था बनाई, तब जाके समृद्धि आया। जहां झगड़ा होता है ना, जिस घर में झगड़ा हो, जिस देश में झगड़ा हो, जिस घर में भेदभाव हो, जिस समाज में भेदभाव हो, जिस देश में भेदभाव हो, जिस धर्म में भेदभाव हो, वो न शांत रह सकता है, न समृद्ध हो सकता है। अंततोगत्वा उसका विनाश होना तय है। ठीक, अंततोगत्वा उसका विनाश होना तय है। तो ये अपना बड़ा दिल दिखाती और अपने परसेंटेज में से ये फ्रीडम फाइटर परसेंटेज जो 30% है, उसमें से 20% अगर दे देती उनको, ये किनको, ये जनरल सीट्स में, तो इनका शासन भी रहता और ये अगले चुनाव में अच्छे से जीती और ये अहिंसा का रास्ता अपनाती। वहाँ के स्टूडेंट को, प्रोटेस्ट को दमन करने के लिए सैन्य से गोली न चलवाती। आपको आंदोलन को आप दबाया नहीं सकते, जो सत्य है उसको दबाया नहीं जा सकता है, उसको ढका जा सकता है। जो सच्चाई, इसका मांग जायज था भाई कि हमारा 95% आपका जनसंख्या है तो हमको कुछ मिलना चाहिए। आपका मात्र 1 से 2% है तो आप 30% ले रही हैं, यानी आप चाह रही हैं कि आप ही के लोग बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी बने। तो मांग जायज था, तो इसको दबाया नहीं जा सका, बस ढका जा सका इतना दिन तक। ठीक है, तो आज भी ये शेख हसीना शासन करती और बांग्लादेश और प्रगति करता। तो इन्होंने गांधी और नेहरू के समाजवाद को थोड़ा फॉलो कर देती, तो ये आरक्षण में से कुछ दे देते, कोटा रिफॉर्म कर देती, तो कि सबको संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए। अब एक वर्ग एकदम मलाई चापे एकदम और दूसरे को एक सूखा रोटी भी ना हो, तो ये भी उचित नहीं है। यही कारण है कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। चलिए, तो नेक्स्ट ये है बांग्लादेश भाई का मैप, ध्यान से देख लीजिए। अभी है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।